So, hello, dear students. I hope you all are happy and healthy. I hope you all are safe and secure. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आईबीपीएस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं मिसस्पेल्ड एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स और उसका भी पार्ट 1। तो इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, अगर इन थोड़ी कुछ चीजों को हम देख लें, क्योंकि हमें वहां पर सेंटेंस कंप्लीशन होता है, पैरा जम्बल्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है, या एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। इन सब चीजों में हमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसको वो अटमोस्ट टाइम जो उसको चाहिए वो नहीं देंगे तो हम वहां पर गलतियां करेंगे। यहाँ पर ये जो वोकैबुलरी पार्ट होता है, जहां पर स्पेलिंग करेक्शन है या मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, है ना। ये आपको फ्री के मार्क्स हैं और ये इनसे आपको समय बचता है और वो समय आप यूटिलाइज कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करें फिर। हमेशा की तरह आपके पास एक पेन, एक कॉपी, रजिस्टर होना चाहिए। तो फिर आइए शुरू करते हैं बच्चों। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन देयर इज अ डिस्क्लेमर. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. चलिए फिर अब शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले एक बार समझ लीजिए क्या हमसे मांगा जा रहा है। डायरेक्शन क्या है, हाँ, किस तरीके से करना है। इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस विद फोर वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन। दिख रहा होगा आपको, चैलेंज बिहेवियर, है ना, टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। अच्छा, these are number 1, number 2, number 3 and number 4. One of these four words printed in bold may be either wrongly spelt or inappropriate in the context. या तो wrongly spelt है या वहां पर fit नहीं बैठता conceptually, है ना। Find out the word which is wrongly spelt or inappropriate, if any. The number of that word is your answer if all the words printed in bold are correctly spelt and also appropriate in the context. सारे के सारे करेक्टली स्पेल्ट भी हैं और कंसेप्चुअली भी ठीक फिट है वहां पर। तो आपको ऑप्शन नंबर 5, विकल्प संख्या 5 आपको एज एन आंसर लगाना होगा वहां पर। ठीक है, जो कि ऑल करेक्ट है। ठीक है, फिर शुरू करें। चलिए भाई, बड़ा ही मजेदार है, शुरू करते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्या कह रहा है? सॉल्विंग द एनर्जी चैलेंज रिक्वायर्स बिहेवियर चेंज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। फिर से सुन लीजिए। सॉल्विंग द एनर्जी चैलेंज सॉल्विंग द एनर्जी चैलेंज रिक्वायर्स बिहेवियर चेंज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। अभी जो चैलेंज है, बिहेवियर है, टेक्नोलॉजिकल और फिर अप्रोचेस है, हाँ, इनमें से कोई गलत है तो पहचानिए। दोनों तरीके से, जैसा आपको पहले बताया मैंने, कंसेप्चुअली भी और स्पेलिंग से भी मिस स्पेल्ड है तो। और अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। चैलेंज, challenge is misspelt, wrongly spelt. Meaning and the uses of this word in the sentence. Challenge की सही spelling है CHALLENGE. It should not be ANG. Now, this word refers to a task or situation that tests someone's abilities, requiring effort and determination to overcome. It can denote, it can refer to a difficult or demanding task that requires skill and perseverance.
चैलेंज किसको कहेंगे? जहाँ पर आपकी बेस्ट स्किल चाहिए आपको, परसीवरेंस चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, वो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो हार्ड वर्क चाहिए, तभी तो चैलेंज वर्ड बना है ना? देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है। मीनिंग एंड द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन द सेंटेंस। इन अ सेंटेंस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, solving the energy challenge requires a behavior change and new technological approaches। तो एक तो इस तरीके से आ गया। आगे कह रहा है इन अ सेंटेंस अबाउट पर्सनल ग्रोथ, टेकिंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपने कोई नया प्रोजेक्ट ले लिया, एट वर्क कैन बी अ सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, बट इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। भाई चैलेंजेस जब क्रैक करेगा, चैलेंजेस को ओवरकम करेगा, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, प्रोग्रेस तो होगी होगी, उन्नति तो होनी ही होनी है। क्या? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। सब कुछ वैसा ही है, अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देता हूं बच्चों। द फर्स्ट थिंग दैट कैचेज योर आई इन दिस बिल्डिंग इज द फ्लोर विद लेजर लाइट्स। तो पहली चीज जो आपकी आई कैच करेगी, जिस पर आपका ध्यान जाएगा, अट्रैक्शन होगा, हाँ, वो क्या होगा? इन दिस बिल्डिंग इज द फ्लोर विद लेजर लाइट्स। फ्लोर है कैसा है? लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। तो आई, बिल्डिंग, फ्लोर और लाइट्स, इनमें से क्या सही क्या गलत? अगर सब सही है तो ऑप्शन नंबर 5 उठा लेना। लीजिए टाइमर। समय समाप्त, आइए देखते हैं। तो सेंटेंस था द फर्स्ट थिंग दैट कैचेज योर आई इन दिस बिल्डिंग, जो पहली चीज जिस पर आपका अट्रैक्शन जाएगा इज द फ्लोर। अब देखिए ये वर्ड होमोफोन्स होते हैं, FLOUR और FLOOR। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। यहाँ पर बहुत भारी फर्क होता है। हाँ, ये वाला FLOUR जो लिखा हुआ है, ये जो फ्लोर होता है ना, रेफर्स टू अ पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग। यार आटे को बोलते हैं ना बच्चे, वीट से बनता है। जबकि बात हो रही है बिल्डिंग में, बिल्डिंग में आटे का क्या लेना देना है? समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, इससे तो ब्रेड बनेगी, केक्स बनेंगे, पेस्ट्री बनेगी। इट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन बेकिंग एंड कुकिंग। बिल्डिंग बनाने में कहाँ काम आता है भाई ये? ठीक है, तो देखिए कैसे इस्तेमाल होता है इन अ सेंटेंस। ही शिफ्टेड द फ्लोर केयरफुली बिफोर एडिंग इट टू द केक मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरीके से उसने केक मिक्सचर बनाने से पहले इस्तेमाल किया। इन अ सेंटेंस अबाउट कुकिंग, the recipe calls for 2 cups of flour to make a dough। कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड। ठीक है, 2 कप आटा चाहिए इसको बनाने के लिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग में FLOOR सही करेक्शन होगा। FLOOR फ्लोरिंग होता है ना, टाइल फ्लोरिंग। ठीक है, चलिए फिर। The word floor is incorrectly used in the sentence. The context suggests that it should be replaced with the word FLOOR, floor, referring to the level of the building. The other word I, building and lights are correctly spelt and used in the sentence। बाकी सारा ठीक है, FLOUR की जगह FLOOR होना चाहिए। आई होप बिल्कुल सिंपल था, क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द सर्विसेज सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक ग्रो। देख लीजिए वर्ड सर्विसेज है, कंट्रीब्यूटेड है, सिग्निफिकेंटली है और ग्रो है। लीजिए टाइबर।
चलिए सम समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। The services sector has contributed significantly to the economic growth. अब जो ग्रो है, जो ऑप्शन नंबर 4 था, वो वहां पर सही नहीं है। इसको समझ लेते हैं। GROW ग्रो होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, अमाउंट और डिग्री ओवर टाइम। मतलब वही उगना, बढ़ना, धीरे धीरे, है ना, ग्रो करना, फ्लरिश करना। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंशन, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन, बढ़ना, है ना, ऑफ समथिंग। इन अ सेंटेंस अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के रिलेशन में, द फ्लावर्स इन द गार्डन ग्रो क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन अ सेंटेंस अबाउट बिजनेस, the company aims to grow its market share by launching new products, है ना, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। द वर्ड ग्रो इज इनकरेक्टली यूज्ड, यहां पर ग्रो जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। द करेक्ट फॉर्म शुड बी ग्रोथ। देखिए ग्रो जो है ना वर्ब होती है बच्चे, और हमें वहां नाउन की जरूरत है अगर ग्रामेटिकली भी समझे तो, ठीक है। So as it refers to the increase in the economy, the other words services contributed and significantly are correctly spelled and used in the, बाकी सारे तीनों वर्ड बिल्कुल सही हैं। ग्रो की जगह ग्रोथ होना चाहिए, वर्ब की जगह नाउन होना चाहिए, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है सब बच्चों को? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है प्यारे बच्चों। इट सॉरी इट नहीं है बच्चे, IT companies have been allotted landing in this area to develop and start their operations। ठीक है, ये तो बहुत आसान लग रहा है, आप पकड़ लेंगे, बिल्कुल आसान है। हैव, लैंडिंग, डेवलप, ऑपरेशंस, इनमें से क्या गड़बड़ है, या फिर सारा का सारा सही है? तो विकल्प संख्या 5 आपको चुननी है। अब ले लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। सेकंड वाला जो वर्ड था ना, जो हाईलाइटेड वर्ड है, लैंडिंग, वो वहां पर सही नहीं है। मतलब स्पेलिंग में तो नहीं, यहाँ पर समझिए कंसेप्चुअली ठीक नहीं, वहां फिट नहीं बैठता लैंडिंग। समझते हैं थोड़ा। लैंडिंग टिपिकली रेफर्स टू द एक्ट ऑफ कमिंग डाउन एंड सेटलिंग ऑन अ सरफेस। प्लेन वगैरह करते ना, लैंड करते हैं, तो उसको कह रहा है। यूजुअली फ्रॉम द एयर और अ प्लेटफॉर्म और एरिया वेयर सच एन एक्ट अकर्स। In the context of real estate or development, it is not the appropriate term। ये appropriate term नहीं है। कहां पर नहीं है? हाँ, रियल एस्टेट में और डेवलपमेंट में लैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। लैंड जमीन का लेना देना है, लैंडिंग का क्या लेना देना है? इन अ सेंटेंस अबाउट एविएशन, एविएशन जो सेक्टर होता है, उसमें द पायलट एग्जीक्यूटेड अ स्मूथ लैंडिंग डिस्पाइट द टर्बुलेंट वेदर। वेदर टर्बुलेंट था, लेकिन फिर भी स्मूथ लैंडिंग करवा दी पायलट ने। In a sentence about real estate development, IT companies have been allotted land, लैंडिंग की जगह जमीन दी गई ना, इन दिस एरिया टू डेवलप, डेवलप करें एंड स्टार्ट करें उनके ऑपरेशंस को। तो अब आप समझ गए, द वर्ड लैंडिंग इज इनकरेक्टली यूज्ड इन द सेंटेंस। बाकी सारे वर्ड बिल्कुल सही थे। लैंडिंग की जगह आपको लैंड का इस्तेमाल करना चाहिए था। आई होप बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 आ गई बच्चे। देखिए, बाय द समर ऑफ 1939, हिटलर, जैसे कि फोटो में भी दिखाई दे रहा है, वॉज रेडी टू अनलीश हिज आर्मी ऑन यूरोप। अब BYE या रेडी या अनलीश या यूरोप, या फिर सारा कुछ सही है, ध्यान से बनाना।
समय की समाप्ति हुई। आइए देखते हैं। तो by the September of 1939, Hitler was ready to unleash his army on Europe। बहुत सिंपल है। BYE बाय क्या करता है? वो तो हम जब किसी को सी ऑफ करते हैं तो हम बाय करते हैं वहां पर, है ना? ये तो प्रपोजिशन लगा होना चाहिए ना। हाँ, बाय दिखाता है टाइमिंग को, एक टाइम तक। समझ लेते हैं थोड़ा सा। BYE, buy is a term commonly used to indicate a farewell or departure। जब किसी को छोड़ने जाते हैं, जब किसी को लास्ट सी ऑफ करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन स्पोर्ट्स टू रेफर टू अ सिचुएशन वेयर अ टीम और प्लेयर ऑटोमेटिकली एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड विदाउट हैविंग टू कंप्लीट। एक से दूसरे में जब भेज देते हैं, ठीक है, राउंड में, उसको भी बोलते हैं। देखिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। इन अ सेंटेंस अबाउट फेयरवेल शी वेव्ड गुड बाय एज द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन पर छोड़ने जाते हैं, क्या करते हैं? बाय बाय करते हैं ना, गुड बाय, बाय बाय। इन अ सेंटेंस अबाउट स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। द टीम रिसीव्ड अ बाय इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, है ना? फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में भेज दिया गया उन्हें। इन द गिवन सेंटेंस BYE, by the summer of 1939, Hitler was ready to unleash his arm on Europe. And the word BYE, by, is incorrectly used. It should be replaced by the preposition by, which is a preposition indicates the time something happens or the means by which something is done। I will reach there by 6 o'clock। 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर preposition का इस्तेमाल होना चाहिए बी वाई का। आसान है, क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6। The two national emblems of India are of Buddhist origin। नेशनल है, फिर एम्बलम्स है, फिर ऑफ है और फिर ऑरिजिन है। और अगर लगता है सब कुछ ठीक है तो विकल्प संख्या 5, हाँ, ऑप्शन नंबर 5 चुनना है। टाइमर ले लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। द टू नेशनल emblems ऑफ इंडिया आर ऑफ बुद्धिस्ट origin। ऑल आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको देखिए, कई बार नो एरर भी आएगा। क्या? नो एरर पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, आपकी लर्निंग डीप होनी चाहिए, ठीक है, और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी हो, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, इट इज अ नो एरर सेंटेंस, एवरीथिंग इज ऑल करेक्ट। ओके। All the words in sentence national emblems of and origin are spelled correctly, correctly spelled है and used। There are no errors in the sentence, therefore जो ऑप्शन नंबर 5 है वो उसका सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। पॉलिटिकल डिसीजंस ought to have a rationale। पॉलिटिकल डिसीजन ought to have a rationale। अच्छा वर्ड है रैशनल, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल है, फिर डिसीजंस है, फिर ऑट है, फिर रैशनल है। ये सारा का सारा सही हो तो ऑप्शन नंबर 5 उठा लेना। अब लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। डिसीजंस की स्पेलिंग सही नहीं है बच्चे। ये लिखा है DESICIONS, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अब थोड़ा समझते हैं इसे।
डिसीजंस की स्पेलिंग होनी चाहिए, डी इसकी जगह पर DESICIONS इज मिस स्पेलिंग of the word DECISIONS, decisions. सही स्पेलिंग है DECISIONS, which refers to the act of making a choice. जब कोई आदमी कुछ माइंड मेकअप कर ले, कोई डिसीजन ले ले, हाँ, कोई स्टेप ले ले, और कमिंग टू अ कंक्लूजन, particularly after considering various options or factors. किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ये देखते हैं. In a sentence about political choice, political decisions ought to have a rationale. Rationale का मतलब बताइए. Intellect, wit, prudence, बुद्धि, wisdom. देख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है ये. वर्ड बहुत आता है आपको, आरसीज में बहुत मिलेगा आपको ये वर्ड, क्लोज टेस्ट में, आरसीज में, पैराजम्बल्स में. डन. चलिए फिर आगे देखते हैं. इन अ सेंटेंस अबाउट एवरीडे चॉइसेस, हर रोज की जो भी चीजें होती हैं, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इज क्रूशियल, इज सेंसिटिव, इज पिवटल फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. है ना भाई? तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या? इन्फॉर्म्ड. हाँ, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी अपना चल रहा है, कोई भी डिसीजन ले लिया. इस तरीके से प्यारे बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं. ट्रेडिशनली सेल्स गेट अ बूस्ट इन द फेस्टिवल सीजन. फेस्टिवल सीजन में ट्रेडिशनली, हाँ, जो सेल्स होती है वो बूस्ट कर जाती है. ट्रेडिशनली है, बूस्ट है, फेस्टिवल है, सीजन है. ऑल करेक्ट होगा क्या? चेक करिए एक बार सब चीजों को. लीजिए टाइमर. चलिए, समय समाप्त. ये जो वर्ड ट्रेडिशनल है ना, देखिए ट्रेडिशनल होता है TRADITION. ट्रेडिशन बना, नाउन हो गया. AL लग गया, एडजेक्टिव हो गया. अब ALLY, तो ये एडवर्ब बनेगा. आई लगाना इसमें गलत है, ये वाई के साथ खत्म होगा. ट्रेडिशनली इज इंटेंडेड टू रेफर टू समथिंग दैट इज done according to the tradition, culture, custom, uh, meaning it follows long established customs or practices. However, the correct spelling of the word, this word is already मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आपको पता भी होगा किस तरीके से इस्तेमाल होता है. इन अ सेंटेंस अबाउट कस्टम्स, जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनली फैमिलीज गैदर टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल सीजन. फेस्टिवल सीजन में एक साथ सभी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं. इन अ सेंटेंस अबाउट प्रैक्टिसेस, अब जहां प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, ट्रेडिशनली सेल्स गेट अ बूस्ट इन द फेस्टिवल सीजन. अब जब त्योहारों का जब सीजन आता है तो जितनी भी चीजों की सेल है वो बढ़ जाती है ना, लोग खरीदारी करते हैं. क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने. 15% ऑफ इंडियाज लैंड इज स्टिल कवर्ड बाय फॉरेस्ट. 15% भारत की जमीन अभी भी फॉरेस्ट के रूप में कवर्ड है, जंगल के रूप में कवर्ड है. 15 स्टिल कवर्ड फॉरेस्ट. लेट्स चेक आउट. समय समाप्त हुआ प्यारे बच्चों. फॉरेस्ट की स्पेलिंग क्लियर होगी प्यारे बच्चे आपको. इसमें डबल तो कुछ भी नहीं होता ना. FOREST. हाँ, फॉरेस्ट. तो डबल आर क्यों लगा है वो गलत है बच्चे.
तो सही आंसर ऑप्शन संख्या विकल्प संख्या 4 हुआ, 4 हुआ। अब थोड़ा समझते हैं। फॉरेस्ट इज इंटेंडेड टू रेफर टू लार्ज एरियाज कवर्ड चीफली विद ट्रीज एंड अंडरग्रोथ। ठीक है, जो भी ट्रीज और उसके नीचे जो भी अंडरग्रोथ होती है। हाउएवर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड शुड बी FORESTS, जो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे होता है, लैंड कवरेज के रूप में देखिए। 15% ऑफ इंडियाज लैंड इज स्टिल कवर्ड बाय, करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है FORESTS। इन अ सेंटेंस अबाउट नेचुरल हैबिटेट्स, मैनी स्पीसीज प्रजातियां ऑफ वाइल्ड थ्राइव इन डेंस फॉरेस्ट। जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वाइल्ड लाइफ की, हाँ, स्पीसीज हैं, दे थ्राइव, दे फ्लरिश, दे ग्रो। कहां पर, जहां जंगल बहुत डेंस होते हैं, थिक होते हैं, घने जंगल जहां पर होते हैं। जंगल की पिक्चर भी लगी हुई है बच्चे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व हाउ डिसरप्टिव इनोवेशंस आर वाइपिंग आउट बिजनेसेस। कैसे कैसे जो इतनी सारी जो डिसरप्टिव इनोवेशंस, रोज नई टेक्निक आ जाती है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी हैं सबको खत्म कर रही है। AI आ गया, बाकी चीजें आ गई, है ना। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंटली है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व है, फिर डिस्ट्रप्टिव है, इनोवेशंस है। देखो जरा इसमें से क्या गलत है या क्या ये सारा ही सही है। चलिए बच्चों, इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली दिख रहा होगा तुम लोगों ने, उसको ठीक कर लिया होगा। ऑब्जर्व हाउ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस आर वाइपिंग आउट बिजनेसेस। वेरी सिंपल, सब बच्चों ने ठीक किया होगा ऑप्शन नंबर 1। टी कहां से आ गया, टी तो गलत होता है, इसकी जगह टी लगाना चाहिए। Frequently is intended to refer to something that occurs often or repeatedly, या तो अक्सर होता रहता है या बार बार वही होता रहता है। However, the correct spelling of this word is frequently, ENTLY, है ना, ANCLY की जगह ENTLY। In a sentence about regular occurrences, regular happenings, we frequently visit the park on weekends. Weekends पर हम अक्सर पार्क जाते हैं। इन अ सेंटेंस अबाउट ऑब्जर्वेशंस, जहां ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, शी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्स, क्या ऑब्जर्व किया, द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स इन हर गार्डन। क्या नोट करती है, ऑब्जर्व करती है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, गार्डन भी वहां पर है आपके सामने, ठीक है। चलिए मूव करें, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। वी डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द मिस्टेक बाय जज, सॉरी, वी डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द मिस्टेक बाय जस्ट इग्नोरिंग इट। हाँ, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होती है बच्चे। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, लिख लीजिए, टेक केयर। नो बडी इज देयर टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड, कोई है ही नहीं जो बच्चे की देखभाल करे, ठीक है। तो देखिए, डिसाइडेड आफ्टर मिस्टेक इग्नोरिंग, इनमें से कुछ गलत है तो, या फिर सारा सही है। लीजिए टाइमर। चलिए, टाइम इज अप नाउ, समय समाप्त हुआ। वी डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द मिस्टेक बाय जस्ट इग्नोरिंग इट, ये क्वेश्चन था।
आफ्टर, AFTER। अच्छा, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब जो है ना वहां कंसेप्चुअली ठीक नहीं है वो, ये समझते हैं। After is intended to refer to a point in time following an event or action. However, in the context of the sentence, the correct word should be overlook. Look after की जगह overlook, which means to fail to notice or consider something. In a sentence about time, we decided to look after the mistake by just ignoring it. Incorrect uses. एक बता देना look after का मतलब क्या होता है? हाँ, देखभाल करना. In a sentence about overlooking, ठीक है, कैसे होना चाहिए करेक्ट यूसेज का? We decided to overlook the mistakes by just ignoring it. ठीक है, ओवरलुक करना, इग्नोर करना. तो we decided, क्या डिसाइड किया उन्होंने? To overlook the mistake by just ignoring it. सिर्फ इग्नोर कर दीजिए, वहां से नजर हटा दी, इग्नोर कर दिया उसको. चलिए फिर, आई होप क्लियर होगा आपको. चलें अगले वाले पर. अब प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12. द अकोमोडेशन इस वर्ड की स्पेलिंग पेपर में आती है बच्चों. स्पेलिंग यहां पर भी मतलब बार बार आती है, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सही है गलत है यहां पर वो आप देख लेना. द अकोमोडेशन, लेकिन ये वर्ड फ्रिक्वेंटली मतलब ये आता रहता है पेपर में. द अकोमोडेशन दो वॉज इन अ गुड लोकेलिटी, द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज नॉट गुड. अकोमोडेशन दो, लोकेलिटी, कंस्ट्रक्शन, या फिर सारा सही है? चेक करिए एक बार. चलिए, समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. THOUGH, आइए देखते हैं. ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा ना, दो, वो गलत है. Accommodation is intended to refer to a place where someone may live or stay. However, the correct spelling of the word should be accommodation. 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 In a sentence about living arrangements, the hotel offers comfortable accommodation for its guests. Accommodation देते हैं, ठहरने की जगह देते हैं. In a sentence about facilities, the accommodation provided by the company includes a gym, and a swimming pool. ठीक है, चलिए जी, ये रहा आपका अकोमोडेशन. आई होप क्लियर है. प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं. हाँ, डिस्पाइट द ओबियस advantages, is it really worthwhile to invest in the device? ठीक है, अब देखिए यहां पर डिस्पाइट है, फिर उसके बाद ओबियस है, फिर उसके बाद एडवांटेजेस है, फिर वर्थवाइल है. चेक करिए सारा का सारा, लीजिए टाइमर. चलिए, समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. द सेकंड वन, ओबियस. ओबियस मीन्स इजिली परसीव्ड और अंडरस्टूड. सिनोनिम है क्लियर, सेल्फ एविडेंट और अपेरेंट, जो प्रत्यक्ष, साफ, क्लियर, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है. However, the correct spelling of the word is OBBIOUS. Okay, चलिए. In a sentence about
About clarity, the solution of the problem was obvious to everyone in the room. अच्छा लिखा हुआ है. In a sentence about perception, it was obvious that he was upset by the news. Hmm. चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पर. We also gained ample experience in the banking sector. We also gained ample experience in the banking sector. Gained ample experience sector. Let's check out. चलिए, समझ समाप्त. आइए देखते हैं. एक्सपीरियंस, EXPERI. देखिए, ये गलत लिखा है, स्पेलिंग यहां पर गलत हो गई. ऑप्शन नंबर थर्ड. आइए एक बार समझते हैं. EXPEREINC is intended to experience is intended to refer to the knowledge or skill acquired by a person through involvement of in or exposure to something. जब एक समय के बाद आदमी एक ही काम करता है धीरे धीरे, तो उसको एक्सपीरियंस आता है. जब वो सीजनड हो जाता है ना, प्रोफेशनल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, मास्टर हो जाता है उसके अंदर. However, the correct spelling should be EXPERIENC. ठीक है. In a sentence about knowledge, we also gained ample experience in the banking sector. Spelling की mistake थी. In a sentence about skill acquisition, acquisition का मतलब acquire करना, receive करना, attain करना. देख लो, ये वर्ड अच्छा है, स्पेलिंग में भी आता है. एक्विजिशन. नोट करिए एक बार इस वर्ड को. ठीक है. एक्विजिशन यहां पर नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है. एक सफिक्स लिख लीजिए, ION. अगर आपको कहीं भी ION से खत्म हुआ कोई वर्ड मिल रहा है, तो वो हमेशा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश डिक्शनरी में एक नाउन होगा. जॉटेड डाउन. ये चीजें आपको भीड़ से अलग करेंगी. न जाने कितने वर्ड ION से खत्म हो रहे होंगे. ठीक है. तो इन अ सेंटेंस अबाउट स्किल acquisition, her experience in the banking sector made her a valuable asset to the team. एसेट बन गई. चलिए भाई, तो ये यहां पर कंप्लीट हुआ. अब हम मूव करेंगे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली. सैटेलाइट के लिए सही स्पेलिंग क्या होती है. ये वर्ड सैटेलाइट न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. चलिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है कि T डबल होगा या L डबल होगा, इसलिए वर्ड आता है ये. चलिए फिर इसको सीखते हैं. पहले एक बार आप लोग इसका सही आंसर ढूंढिए. समय हुआ समाप्त. आइए देखते हैं सही आंसर क्या है. SATELLITE. देखिए, मोस्ट ऑफ आर spelling mistakes, the reason behind is that we pronounce it, sometimes we pronounce that word incorrectly. कई बार हम उसका उच्चारण गलत तरीके से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है मैनिपुलेट, हम बोल रहे हैं मैन्युपुलेट. वर्ड है गवर्नमेंट, हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट. वर्ड है सुपरिंटेंडेंट, हम बोल रहे हैं सुपरिंटेंडेंट. न जाने कितने ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण गलत करने के कारण हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वहां. ठीक है. तो ये वर्ड सैटेलाइट है, SATELLITE. कभी भी हम डबल डबल करके प्रोनाउंस ना करें, जिस ऐसा करने से हम खुद ही खुद को कंफ्यूज करते हैं. डबल होगा कि सिंगल होगा. आई होप क्लियर है आपको ये. Satellite is intended to refer to a celestial body orbiting
around a planet or an artificial object placed in orbit around the earth, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, और another planet या फिर किसी और प्लैनेट पर, मार्स पर या कहाँ-कहाँ भेजते रहते हैं सैटेलाइट्स। However, the correct spelling of the word is SATELLITE। ठीक है? चलिए भाई, वेरी गुड। In a sentence about space object, the satellite was launched into orbit to monitor weather patterns। वेदर के पैटर्न्स देगा, बताएगा कब बारिश आनी है, कब बारिश नहीं आनी है, कितनी ठंड पड़नी है, कितनी ठंड नहीं पड़नी है। In a sentence about technology, the communication satellite enables का मतलब है to provide, make able, global broadcasting and internet services। ये सब कहाँ से मिल रही हैं? सैटेलाइट से मिल रही हैं। ये रहा वो सैटेलाइट। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वर्ड्स थे प्यारे बच्चों जो हमने सीखे। स्पेलिंग्स के अलावा कंसेप्चुअली भी हमने उनको सीखा प्यारे बच्चे, है ना? तो भाई इसी तरीके से बढ़िया से सीखिए, जिससे मतलब एक तो सबसे पहले यू शुड बी ऑलवेज रेगुलर, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चे। बाय बाय। टेक केयर।